बहुत समय पहले एक बादशाह था। उसकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। बहुत सारे देशों के बादशाहों और खानजादों के बेटे उसके साथ विवाह करने के इरादे से आए, लेकिन राजकुमारी बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह किसी के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। एक बार बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला, हे मेरी आंखों की तारे, मैंने सभी बादशाहों को कह रखा है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का खोज रहा हूं। एक से बढ़कर एक बहादुर नौजवान आ रहे हैं, पर तू सबको मना कर रही है। आखिर इसका कारण क्या है? पिताजी, बेटी ने उत्तर दिया, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जो मुझे 3 झूठ गढ़कर सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पें सुनाए। शर्त यह है कि उन्हें दिलचस्प ढंग से सुनाए। बादशाह ने चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई 3 झूठ गढ़ेगा और हर झूठ में 40 गप्पें होंगी, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लोग चारों दिशाओं से राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से आने लगे और झूठ गढ़कर सुनाने लगे। बादशाह ने देश के सभी विद्वानों को इकट्ठा करके उनसे कहा, यदि कोई 3 झूठ सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पें हों और वह बिल्कुल कोरा झूठ हो, तो कहना कि वह झूठ है। यदि सच हो तो कहना कि वह सच है। यदि तुम सच को झूठ बोलते हो तो तुम्हारे सिर काट दूंगा और तुम्हारी संपत्ति लूट लूंगा। हर नौजवान अपने अपने झूठ सुनाने लगा। हर बार जब भी बादशाह ने विद्वानों से पूछा, यह सच है या झूठ, तो उसे यही उत्तर मिला। बहुत सारे बादशाह और राजकुमार आए और खाली हाथ वापस लौट गए। उस शहर में एक गरीब नौजवान रहता था। एक बार सूखी टहनियां इकट्ठा करने पहाड़ों में आया तो उसने बादशाह का यह ढिंढोरा सुना, जो 3 झूठ और हर झूठ में 40 गप्पें घड़कर सुनाएगा, उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा। गरीब नौजवान ने सोचा, बोलने का यह बहुत अच्छा मौका मिला है, और वह महल की ओर चल पड़ा। हे बदबू वाले भिखारी, तू यहां क्यों आया है? पहरेदार उस पर टूट पड़े और उसे महल के दरवाजे में नहीं जाने दिया। मैं बादशाह से एक विनती करने आया हूं, नौजवान बोला। भिखारी क्या विनती करेगा? चल यहां से भाग, पहरेदार ने कहा। मैं यहां बताने आया हूं कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं जो बादशाह को टैक्स के तौर पर देनी है, नौजवान ने हाथ जोड़कर आदर से कहा। एक पहरेदार भागकर बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह, एक भिखारी आया है, कहता है कि उसके मालिक के पास बादशाह के लिए 200 भेड़ें हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, उसे मेरे सामने पेश करो। नौजवान को पेश किया गया। बादशाह चिल्लाकर बोला, हे गुलाम, बता तेरी भेड़ें कहाँ हैं? गरीब लड़का बोला, हे बादशाह, मुझे बोलने की अनुमति दो। मैं गरीब और अनाथ हूं। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूं। मेरे भाई मर रहे थे, लेकिन हम 3 बचे। हम तीनों भाइयों ने न तो एक दूसरे को देखा था और न ही पहचाना था। एक दिन हम अचानक मिल गए। दुआ सलाम हुई। मैंने देखा कि हमारे में से एक के चौघे में गला नहीं है, दूसरे के चौघे में बांह नहीं है और तीसरे के पल्ले में कुछ नहीं है। जिस तरह अंधा अंधेरे में अन्ना को खोज लेता है, हम तीनों मिले और दोस्त बन गए। हम चल पड़े। न तो हमने राह में पैर रखा और न ही किनारे पर चले। हमें जमीन पर 3 सिक्के पड़े दिखाई दिए। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे हुए थे और एक पर कुछ भी नहीं लिखा था। हमने वह सिक्का उठा लिया जिस पर कुछ नहीं लिखा था और आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते रहे और बहुत दूर पहुंच गए। चलते रहे, फिर घाटी में पहुंचे। हमने नदी में 3 मछलियां देखीं। 2 मरी हुई थीं और एक बेजान थी। हमने बेजान मछली उठा ली और उस भाई के पल्ले में रख दी जिसके चौगे में कुछ नहीं था। आगे बढ़े। चलते चलते हमने सामने 3 घर देखे। 2 बिना छत के थे और एक पर छत बिल्कुल भी नहीं थी। हमने उस घर में गए जिस पर छत नहीं थी। वहां हमने 3 दगें देखे। 2 में मोरियां ही मोरियां थीं और एक बिना नीचे से थी। हमने एक बेजान मछली को बिना तले के बर्तन में डाल दिया और पानी डालकर उसे पकाने की तैयारी करने लगे। सूखी टहनियां ढूंढने लगे, लेकिन एक भी टहनी नहीं मिली। बिना आग के ही मछली पकाई। आग की लपटों की कमी नहीं थी। सारी हड्डियां गल गईं, लेकिन मांस कच्चा रह गया। खाते खाते हमारे तीनों के पेट बढ़ गए और इतने मोटे हो गए कि जब हम बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे से बाहर नहीं निकल सके। हमें दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी और हम उसी से बाहर निकलकर आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते रहे और मैदान में पहुंच गए।
हमने देखा कि घास पर बिना पैदा हुआ एक खरगोश का बच्चा पड़ा है। हमने बिना बीज के पॉपुलर की बिना तोड़ी हुई टहनी का डंडा बनाकर खरगोश के बच्चे को मार दिया। उसने 3 लौटनियां खाईं और ढेर हो गया। हमने उसके टुकड़े कर दिए। खरगोश से 3 मण चर्बी निकली और 3 मण मांस। मांस को हमने उबाला नहीं, न ही सुखाया, जल्दी से उठाकर उसे खा लिया। लेकिन पेट नहीं भरा, भूखे रह गए। मेरे दोनों बड़े भाई गुस्से में आ गए और मेरे साथ गुस्सा होकर वहां से चले गए। चर्बी मेरे लिए बच गई और मैं बहुत खुश हुआ। अपने जूते उतार कर मैंने उन पर चर्बी मलने लगा। सारी चर्बी मैंने एक ही जूते पर लगा दी और दूसरे के लिए कम रह गई। मैं बुरी तरह थक कर सो गया। अचानक मैंने शोर सुना। मैंने जल्दी से बिस्तर से उठकर देखा कि जिस जूते पर मैंने चर्बी लगाई थी वह बिना चर्बी लगे जूते के साथ लड़ रहा है। मैंने दोनों जूतों के जबड़ों पर मुक्के मारे और फिर सो गया। आधी रात को मैं ठंड से कांपता हुआ उठा तो देखा कि जिस जूते पर मैंने चर्बी लगाई थी वह मेरा चौगा पहनकर सो रहा है और जिस जूते पर चर्बी नहीं लगी थी वह गुस्से में कहीं चला गया है। मैंने चर्बी लगे जूते को जगाया और उसे पहन लिया। बिना पल्ले के चौगे का पल्ला उठाकर पीछे पेटी में डाल लिया और घर आ गया। जब मैं गया तो घर में मेरी बूढ़ी माँ और मुर्गा बच्चे थे और जब घर वापस आया तो देखा कि न तो बूढ़ी माँ घर में है और न ही मुर्गा। मैंने मुड़कर देखा तो दूसरा जूता भी गायब था। क्या मुसीबत है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं दुखी होकर आपके महल में आया। मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर खड़े आपके नौकरों ने मुझे किसी भी तरह अंदर नहीं आने दिया। गरीब नौजवान सिर झुकाकर चुप हो गया। बादशाह ने हैरानी में पड़कर विद्वानों की ओर देखा। वे खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, हे बादशाह, इस कुत्ते के बच्चे ने जो कहा है वह सब कुछ झूठ है। ऐसा ही ये अपने मालिक की भेड़ों के लिए कहेगा कि वे गायब हो गए। राजा चिल्लाया, मैं तुझसे पूछता हूं, भेड़ें कहां हैं? राजा, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दो। जब तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे दरवाजे में नहीं घुसने दिया तो मैं बहुत दुखी होकर अपनी बूढ़ी माँ, मुर्गे और दूसरे जूते को ढूंढने निकला। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल गया और एक गांव में जा पहुंचा। मैंने लोगों से पूछताछ करके अपने मुर्गे को ढूंढ लिया। वह जमींदार की जमीन पर था। हमने गले मिले, दुआ सलाम हुई। 6 महीने में मुर्गे को तनख्वाह में बोरी स्यून की एक सुई मिली और उसे भी उसके मालिक ने अपने पास रखा हुआ था। मैंने मालिक के साथ लड़ाई की और हंगामा करके उससे सुई छीन ली। मेरे साथ चल, मैंने मुर्गे से कहा। नहीं, उसने बोला, मुझे 6 महीने नौकरी करनी है। 3 महीने हो चुके हैं और मियाद पूरी होने पर मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने सुई लेकर मुर्गे से विदा ली और घर पहुंच गया, लेकिन घर भी गुम हो चुका था, बिल्कुल गायब हो गया था। मैं बहुत दुखी हुआ और अपनी बूढ़ी माँ और दूसरे जूते को ढूंढने निकला। मैंने टीले पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पहाड़ी पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं घाटी में वापस आ गया। सुई को मैंने जमीन में गाड़ दिया और उस पर चढ़कर देखा तो मेरी बूढ़ी माँ दरिया की घाटी पर कपड़े धोती हुई दिखाई दी। मैंने सुई उठाई और चल पड़ा। माँ तक पहुंचने के लिए मैंने नहीं जानता कितनी पहाड़ियां और नदियां पार की। पता चला कि मुझसे बिछड़ने के बाद वह एक आदमी के घर नौकरी करने लगी है। चलो, मैंने कहा, तनख्वाह के पैसे मिलने तक मैं नहीं आऊंगी। वह बोली, 3 साल काम करके मैंने 3 महीने खाने लायक पैसा जोड़ा है। तू जान, मुझे 3 महीने और काम करना है, मैं अपने आप आ जाऊंगी। मैं बिना पल्ले के चौगे का पल्ला कमर से उठाया और मुड़ आया। थोड़ा दूर जाकर मैंने देखा कि नदी में हड़हा आ गया है और पुल बन गया है। गर्मी के दिन थे और मैं प्यास के मारे तड़प रहा था। मैंने पानी पीना चाहा, लेकिन नदी तो जम गई थी। मैंने बर्फ तोड़नी चाही, लेकिन पत्थरीली जमीन पर एक भी पत्थर नहीं मिला। इस कारण मैंने अपने सिर से ही बर्फ तोड़ी। घड़े में सिर डालकर पानी पीता और आगे बढ़ा। रास्ते में मुझे सुई की याद आई। मैं किनारे पर वापस आ गया। देखा मेरी सुई गायब थी। मेरी सुई भी चली गई। मैं दुखी होकर माँ के पास गया। उसकी नौकरी के आखिरी 3 महीने खत्म हो चुके थे, लेकिन जब उसने तनख्वाह मांगी तो मालिक चिल्लाया, क्या मैं तुझे तनख्वाह भी दूं? उसने माँ को इतना जोर से मारा कि वह वहीं मर गई। मेरी जिंदगी में कितना दुख है। मैं उदास होकर आपके महल में आया राजा, आपको मिलने के लिए, लेकिन मुझे दरवाजे के अंदर पैर नहीं रखने दिया गया। यह कहकर गरीब युवक ने सिर झुका लिया।
बादशाह और ज्यादा हैरानी में पड़ गया और विद्वानों की ओर चला गया। विद्वानों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था वह खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, इस लड़के पर विश्वास न करें और इससे भेड़ों की मांग करें। यह आवारा झूठ बोल रहा है। अब यह कहेगा कि इसकी भेड़ें चोरी कर ली गई हैं। गरीब युवक तीसरी बार बोला, हे बादशाह, मुझे बोलने की अनुमति दें। जब मुझे महल में प्रवेश नहीं दिया गया तो मैंने उस मालिक के पास जाने का सोचा जिसने मेरी बूढ़ी मां को मार दिया था। बूढ़ी मां का मेहनताना मुझे दो, उसके खून के बदले में रुपए दे। मैंने उस पर चिल्लाया और मालिक का गला पकड़कर उसे बाहर खींच लाया। लोग इकट्ठा हो गए और फैसला मेरे हक में किया। मालिक ने मुझे एक गद्दा दिया। मैं गद्दे पर बैठकर घर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में मुझे 40 काफिले दिखाई दिए। काफिले के सरदार ने मुझे आवाज दी, ओ सुन, तेरे गद्दे की पीठ से काठी सरक रही है, उतरकर जीने के नीचे की गद्दी ठीक कर ले। मैं उतरकर देखा तो गद्दे की पीठ पर जख्म हो गया था। ओ सुन, इसे क्या दवा दूं? मैंने उससे पूछा। काफिले के सरदार ने जवाब दिया, यह अखरोट ले और इसे मचाकर इसकी राख इसके जख्म पर लगा दे, ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट मचाकर गधे के जख्म पर लगा दिया। जैसे ही मैंने जीने की गद्दी ठीक करनी चाही, मुझे जख्म से अखरोट का पेड़ उगता हुआ दिखाई दिया। पलकों झपकते ही पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गए। थोड़े समय बाद देखा अखरोट पक भी गए। क्या करूं? सोचा, यदि मैं पेड़ पर चढ़कर उसे हिलाऊं तो गड्ढे की कमर टूट जाएगी। बेहतर यही होगा कि अखरोट पत्थर मारकर ही तोड़ूं। मैंने गड्ढे को खेत में ले आया, यहां पत्थर नहीं थे। मैंने बाहें ऊंची करके अखरोट के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू किए। न तो कोई पत्थर वापस आया और न ही अखरोट वापस आया। मैं पत्थर फेंकता रहा, ताकत लगाकर फेंकता रहा। देखा पत्थर भी खत्म हो गए। अब और कोई चारा नहीं रहा, मैं खुद ही चढ़ता हूं। मैंने फैसला किया। अखरोट के पेड़ पर चढ़ते ही वहां तरबूजों और खरबूजों का खेत दिखाई दिया और उसके एक किनारे पर नहर का पानी कलकल करता हुआ दिखाई दिया। यह तरबूज बीजने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मैंने सोचा, और तरबूज के बीज बो दिए और पलकों झपकते ही तरबूज पक गए। वह इतने बड़े थे कि दोनों हाथों में नहीं आ रहे थे। मैं नहर के किनारे बैठा था। जैसे ही तरबूज पर चाकू की नोक रखी, तरबूज कट गया और चाकू तरबूज के अंदर गिर गया। मैंने झुककर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उसके अंदर गिर गया। अंदर चाकू खोजता रहा। एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, भाई, क्या आपने मेरा चाकू देखा? आप बस चाकू ही खोज रहे हैं? बूढ़े ने पूछा। हमारे 40 काफिले थे और हर काफिले में 40 ऊंट थे। हम सब बिछड़ गए। मैं किसी को भी नहीं खोज सका। हे बादशाह, मैं अपनी इस बदकिस्मती के बारे में बताने के लिए महल आया हूं। गरीब नौजवान ने यह कहकर सिर झुका लिया। बादशाह सोच में पड़ गया। विद्वानों में से एक खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, बादशाह, आप इस युवक को 2 मोहरें देकर यहां से भगा दें। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी बादशाह की बेटी ने सारी बात सुन ली। वह अपने पिता के पास दौड़ी आई और बोली, इसने मेरी 3 शर्तें पूरी कर दी हैं, चाहे यह गरीब ही क्यों न हो। मैं विवाह इसके साथ ही करूंगी। गरीब नौजवान ने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह, मैं कुछ सालों से पहाड़ों में अपने पशु चराता हूं। मालिक की ओर से मेरी 200 भेड़ें निकलती हैं। उसने मुझे भेड़ें नहीं दी और नौकरी से निकाल दिया। आप मेरे मालिक से 200 भेड़ें वसूल करें। मैं विवाह के मौके पर उन्हें आपको भेंट करता हूं। बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह गरीब नौजवान के साथ कर दिया और इस मौके पर बड़ी दावत दी। हम भी दावत में गए और खाया पिया और अपनी मूंछों और दाढ़ी पर खूब घी मल लिया। पुराने समय में एक आदमी रहता था। वह न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब। उसके 3 बेटे थे। तीनों चांद से भी ज्यादा सुंदर और पढ़े लिखे थे। वे सभी समझदार थे और बुरे लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते थे। बड़ा बेटा लौंगूच बहादुर 21 साल का था। बीच वाला और तांचा बहादुर 18 साल का था और सबसे छोटा केंजा बहादुर 16 साल का था। एक बार उनके पिता ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पुत्रों, मैं अमीर नहीं हूं। मेरे मरने के बाद थोड़ी बहुत जायदाद जरूर बचेगी, लेकिन आप उस पर ज्यादा समय नहीं गुजार सकोगे। इससे ज्यादा कि आप मुझसे उम्मीद न करें। मैंने आपको 2 गुण सिखाए हैं। पहला,
मैंने आपको तंदुरुस्त बनाया जिससे आप कुशल योद्धा बने। दूसरा, मैंने आपको किसी भी चीज से न डरना सिखाया जिससे आप बहादुर बने। इसके अलावा मैं आपको 3 शिक्षाएं और दे रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो, ईमानदारी से रहना, तभी आप चैन से जी सकेंगे। कभी झूठ ना बोलना, इससे आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कभी आलस्य न करना, इससे आप सारे किस्मत वाले बन सकेंगे। और बाकी बातें का ख्याल आप खुद रखना। मैं आपको 3 घोड़े दे रहा हूं, एक काला, एक भूरा और एक सुरमा। मैंने आपके थैले स्वादिष्ट चीजों से भर दिए हैं। खुशकिस्मती आपका इंतजार कर रही है। आप जाइए और दुनिया देखें। बिना दुनिया देखे आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। अपनी किस्मत आजमाइए। खुदा हाफिज मेरे पुत्रों। तीनों भाई सफर की तैयारी करने लगे। वे सुबह जल्दी ही घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। वे सारा दिन चलते रहे और बहुत दूर तक पहुंच गए। शाम को उन्होंने आराम करने का फैसला किया। उन्होंने घोड़ों से उतरकर खाना खाया, लेकिन सोने से पहले आपस में यह तय किया, क्योंकि यह जगह सुनसान है, इसलिए हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए। हम तीनों बारी बारी से जागकर बाकी 2 की रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने तय किया उसी तरह किया गया। पहले तोंगूर पहरा देने लगा और बाकी दोनों सो गए। लौंगूच बहादुर बहुत देर तक बैठा बैठा तलवार से खेलता रहा। चांदनी रात चारों तरफ देख रहा था। सन्नाटा छाया हुआ था। हर चीज गहरी नींद में डूबी हुई थी। अचानक जंगल की ओर से रौला सुनाई दिया। लौंगूच बहादुर ने तलवार खींचकर तैयार हो गया। जहां तीनों भाई रुके थे वहां से थोड़ी दूरी पर एक शेर की गुफा थी। आदमी की महक महसूस करके शेर मैदान में आ गया। लौंगूच बहादुर को अपने आप पर विश्वास था कि वह शेर का मुकाबला अकेले ही कर सकता है। भाइयों की नींद खराब न हो, इसलिए वह शेर की ओर दौड़ गया। शेर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। लौंगूच बहादुर ने मुड़कर शेर के बाएं पंजे पर तलवार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जख्मी शेर उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसने एक तरफ हटकर शेर के दाएं पंजे पर हमला कर दिया। शेर पूरी ताकत से फिर लौंगूच बहादुर की ओर झपटा, लेकिन उसने शेर के सिर पर एक जोरदार हमला किया। शेर वहीं ढेर हो गया। लौंगूच बहादुर ने शेर की पीठ पर बैठकर उसकी खाल की एक पट्टी काटी और अपनी कमीज के नीचे बांध ली। फिर वह अपने सोए हुए भाइयों के पास आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद औरतांच बहादुर ने उठकर पहरा दिया। उसकी पहरेदारी के दौरान कोई घटना नहीं घटी। इसके बाद केंजा बहादुर ने दिन निकलने तक अपने भाइयों की रक्षा की। इस तरह पहली रात बीत गई। सुबह उठकर भाइयों ने फिर सफर के लिए निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए और शाम को एक बड़े पहाड़ के नीचे रुके। उस पहाड़ की जड़ों में एक पीपल का घना दरख्त था, जिसके नीचे जमीन से एक झरना फूट रहा था। उस झरने के पास एक गुफा थी जिसमें सांपों का राजा अजगर सुल्तान रहता था। बहादुरों को इसकी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने आराम से घोड़ों को बांध दिया, उन्हें रोटी बनाकर चारा दिया और खुद खाना खाने के लिए बैठ गए। सोने से पहले उन्होंने पहली रात की तरह पहरा देने का फैसला किया। पहले लौंगूच बहादुर ने पहरा दिया, फिर औरतांच बहादुर की पहरा देने की बारी आई। चांदनी रात में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक कहीं रोला पड़ने की आवाज सुनाई दी। थोड़े समय बाद गुफा से बड़ा सारे सिर वाला और लंबे लट्ठे धड़ वाला अजगर सुल्तान रुदन करते हुए झरने की ओर बढ़ा। औरतांच बहादुर ने अपने भाइयों की नींद खराब नहीं करनी चाहिए, इसी कारण वह झरने से दूर मैदान की ओर भागा। आदमी की महक के कारण अजगर सुल्तान उसके पीछे भागा। औरतांच बहादुर ने एक तरफ हटकर सांपों के राजा की पूंछ पर तलवार चलाई। अजगर सुल्तान वहीं तड़पने लगा। बहादुर ने मौका देखकर उसकी पीठ पर हमला कर दिया। सांपों का राजा बुरी तरह जख्मी होकर औरतांच की ओर उछला। तब बहादुर ने आखिरी बार में उसका काम खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अजगर की खाल की एक पतली पट्टी काटकर अपनी कमीज के नीचे बांध ली और अपने भाइयों के पास आकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर केंजा बहादुर की पहरा देने की बारी आई। अब सुबह हो गई और तीनों भाई फिर सफर के लिए चले। उन्होंने सारा दिन चलते चलते कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और मैदानों को पार किया। सूरज छिपने के समय वे एक एकल पहाड़ी के पास पहुंचे और घोड़ों से उतरकर आराम करने लगे। उन्होंने आग जलाकर खाना खाया और फिर बारी बारी से पहरा देने लगे। पहले लौंगूच बहादुर की, फिर औरतांच बहादुर की और सबसे आखिर में केंजा बहादुर की बारी आई। केंजा बहादुर बैठकर
सोए हुए भाइयों की रक्षा कर रहा था। आग कब बुझ गई उसे पता भी नहीं चला। हमारे लिए बिना आग से रहना खतरनाक होगा, केंजा बहादुर ने सोचा। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखने उसे कहीं दूर एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। केंजा बहादुर घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में बढ़ा। वह काफी देर तक चलता रहा और अंततः एक ऐसे घर के पास पहुंच गया जो अकेला था। केंजा बहादुर बिना कुछ बोले घोड़े से उतरकर धीरे धीरे खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। कमरे में रोशनी थी और चूल्हे पर एक बर्तन में शोरबा पक रहा था। चूल्हे के चारों ओर लगभग 20 आदमी बैठे थे। उन सभी के चेहरे डरावने और आंखें बाहर निकली हुई थीं। उन लोगों के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। केंजा बहादुर ने सोचा, अच्छा, ये चोरों का गिरोह है। इन्हें इसी तरह छोड़कर चले जाना एक ईमानदार आदमी के लिए ठीक नहीं होगा। मैं इन्हें बेवकूफ बनाऊंगा। मैं इनका विश्वास जीतकर मौका मिलते ही अपना इरादा पूरा कर लूंगा। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया। चोरों ने उछलकर अपने अपने हथियार संभाल ली। उस्ताद, केंजा बहादुर ने चोरों के सरदार से कहा, मैं दूर शहर से आया हूं, आपका एक अच्छा सेवक हूं। अब तक मैं छोटे छोटे काम ही करता रहा हूं। मैं बहुत दिनों से किसी गिरोह में शामिल होना चाहता था। जब मैंने सुना कि आप यहां मौजूद हैं तो मैं जल्दी से यहां आ गया। आप मेरी छोटी उम्र पर ना जाएं। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। आप ही मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हैं। मैं हर तरह के काम में माहिर हूं। मुझे ऊंचाई पर चढ़ना, सुरंग खोदना और खोज करना आता है। मैं आपके काम का आदमी हूं। इस तरह केंजा बहादुर ने बहुत चतुराई से उनसे बात की। चोरों के सरदार ने उत्तर दिया, तू आकर बहुत अच्छा किया। केंजा बहादुर ने छाती पर हाथ रखकर सिर झुकाया और आग के पास जाकर बैठ गया। शोरबा पक चुका था। सभी ने खाना खाया। उस रात चोरों ने बादशाह का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। उसके बाद वे सभी घोड़ों पर सवार होकर चले गए। केंजा बहादुर उनके साथ चला गया। थोड़े समय बाद वह शाही महल के बाग के पास पहुंचकर घोड़े से उतर गया। महल में कैसे जाना है, इस बारे में वे आपस में सलाह करने लगे। अंततः उन्होंने यह फैसला किया कि पहले केंजा बहादुर दीवार पर चढ़कर अंदर जाएगा और पता करेगा कि पहरेदार सो रहे हैं या नहीं। फिर सभी एक एक करके दीवार पर चढ़कर बाग में इकट्ठा हो जाएंगे और जल्दी से महल में घुस जाएंगे। चोरों ने केंजा बहादुर की दीवार पर चढ़ने में मदद की। उसने बाग में छलांग लगाई और इधर उधर घूमकर पता लगा लिया कि सभी पहरेदार सो रहे हैं। वहां उसे एक घोड़े वाली गाड़ी खड़ी मिली, जिसे उसने दीवार के पास खींच लिया। इसके बाद घोड़े वाली गाड़ी पर चढ़कर उसने कहा, मौका बहुत अच्छा है। सरदार ने चोरों को एक एक करके दीवार पर चढ़ने का आदेश दिया। पहले चोर ने भारी ढीठ के साथ दीवार पर पैर रखा और वह गाड़ी पर उतरने ही वाला था कि उसी समय केंजा बहादुर ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। चोर का कटा हुआ सिर नीचे की ओर लटक गया। उतरो, केंजा बहादुर ने कहा और चोर की लाश खींचकर नीचे फेंक दी। संक्षेप में, केंजा बहादुर ने एक के बाद एक सभी चोरों के सिर काट दिए और उसके बाद महल की ओर बढ़ गया। सोते हुए पहरेदारों के पास से चुपचाप गुजरते हुए केंजा बहादुर 3 दरवाजों वाले कमरे में पहुंच वहां 10 दासियों की पहरेदारी थी, लेकिन वे भी सो रही थीं। किसी की नजर नहीं पड़ी। केंजा बहादुर पहले दरवाजे में दाखिल हुआ और उसने अपने आप को एक बहुत ही सजाए हुए कमरे में पाया। उसकी दीवारों पर रेशमी पर्दे लगे हुए थे, जिन पर काकरेजी फूल खड़े हुए थे। इस कमरे में चांदी के पलंग पर सफेद पोशाक में लिपटी एक सुंदर युवती सोई हुई थी। उसकी खूबसूरती के आगे दुनिया के सारे फूल फीके लगते थे। केंजा बहादुर ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके दाहिने हाथ से सोने की अंगूठी निकालकर अपनी जेब में रख ली। फिर वह कमरे में वापस आ गया। अब थोड़ा दूसरा कमरा देखूं, वहां क्या है, केंजा बहादुर ने अपने मन में कहा। उसने दूसरा दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत शानदार ढंग से सजा कमरा देखा, जिसकी दीवारों पर लटके रेशमी पर्दों पर तरह तरह की चिड़ियों की तस्वीरें खड़ी हुई थीं। कमरे के बीच 10 दासियों से घिरी एक सुंदर नवयुवती चांदी के पलंग पर सोई हुई थी। उसे लेकर चांद और सूरज में बहस होती थी कि उनमें से वह किस पर गई है। केंजा बहादुर ने चुपचाप उस नवयुवती के हाथ से कंगन उतारकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वह उसी कमरे में वापस आ गया। अब तीसरे कमरे में जाना चाहिए, उसने सोचा। वहां इतनी शानदार सजावट थी कि पूछो मत। कमरे की दीवारें गहरे लाल रंग के रेशमी पर्दों से सजी हुई थीं।
10 दासियों के बीच सोई हुई सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि खुद तारे की रानी सुबह का तारा भी उसकी गुलामी के लिए तैयार था। केंजा बहादुर ने धीरे धीरे इस युवती के दाहिने कान से बालियां निकालकर अपनी जेब में रख ली। फिर उसने महल से बाहर निकलकर दीवार पर चढ़कर घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों के पास चला गया। दोनों भाई अभी गहरी नींद में सो रहे थे। इस तरह सूरज के आने तक केंजा बहादुर अपनी तलवार से खेलता रहा। सुबह उठकर बहादुरों ने नाश्ता किया। अपने घोड़ों की रस्सियां कसकर उन्होंने उन पर सवार होकर सफर के लिए निकल पड़े। थोड़े समय बाद तीनों भाई एक शहर में पहुंचे और एक सराय में रुके। अपने घोड़ों को छप्पर में बांधकर चाय वाले कमरे में जाकर बैठ गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए तीनों भाई इधर उधर की बातें करने लगे कि अचानक बाहर से शोर मचाने वालों की आवाज आई। दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का। कल रात किसी ने शाही महल के बाग में 20 चोरों के सिर काट दिए और हर शहजादी का एक एक सोने का गहना चुरा कर ले गया। हमारे महाराज चाहते हैं कि इस शहर का हर छोटा बड़ा उन्हें इसका भेद समझाए और बताए कि वह आदमी कौन है जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है। यदि किसी के घर पर परदेसी लोग हों तो उन्हें उसी समय लाकर पेश करें। सराय के मालिक ने अपने मेहमानों को बादशाह के सामने पेश होने के लिए कहा। तीनों भाई उठकर धीरे धीरे महल की ओर बढ़े। जब बादशाह को पता चला कि वे विदेशी हैं तो उसने उन्हें एक शानदार तरीके से सजाए गए कमरे में बैठाने का हुक्म दिया और वजीर को उनका भेद जानने का काम सौंपा। वजीर बोला, अगर उनसे सीधा ही पूछा गया तो शायद वे कुछ नहीं बताएंगे। बेहतर होगा कि हम छिपकर उनकी बातें सुनें। जिस कमरे में तीनों भाई बैठे थे वहां उनके अलावा कोई और नहीं था। उनके सामने खाने का दस्तरख्वान बिछा दिया गया और तरह तरह के खाने परोसे गए। भाइयों ने खाना शुरू किया। बादशाह और वजीर वाले कमरे में चुपचाप बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। हमें मेमने का मांस परोसा गया है, लोंगूच बहादुर बोला, पर लगता है कि इसे कुत्ते के दूध पर पाला गया था। तुम ठीक कह रहे हो, और तांचा बहादुर ने उसका समर्थन किया। बादशाहों को कुत्तों के मांस से भी नफरत नहीं होती। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि इस मुरब्बे में आदमी की बोआ आ रही है। बिल्कुल ठीक है, केंजा बहादुर बोला, सारे बादशाह खून पीने वाले होते हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मुरब्बे में आदमी का खून मिला हो। इस बात की हैरानी हो रही है कि थाली में रोटियां इस तरह सजाई गई हैं जैसे कि एक अच्छे बावर्ची ने सजाई हो। गूच बहादुर बोला, ऐसा ही होना चाहिए। देखो, हमें यहां यह पता करने के लिए बुलाया गया है कि शाही महल में क्या हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें भी इस बारे में पूछा जाएगा। हम क्या बताएंगे? हम झूठ नहीं बोलेंगे। और तांचा बोली, हम सभी सच सच बता देंगे। हाँ, अब हमें 3 दिनों में हुई बातों के बारे में एक दूसरे को बताने का समय आ गया है, केंजा बहादुर ने कहा। लोंगूच बहादुर ने बताया कि वह पहली रात को शेर के साथ कैसे लड़ा था। फिर उसने शेर की खाल की पट्टी निकालकर भाइयों के सामने रख दी। इसके बाद और तांचा बहादुर ने भी जो कुछ दूसरी रात उसके साथ हुआ बताया और सांपों के राजा की खाल की पट्टी निकालकर भाइयों को दिखा दी। इसके बाद केंजा बहादुर ने तीसरी रात की पूरी कहानी सुनाकर भाइयों को गहने भी दिखाए। अब बादशाह और वजीर सब भेद समझ गए, लेकिन भाइयों ने मांस, मुरब्बे और रोटियों के बारे में जो कहा वह उनकी समझ में नहीं आया। इसीलिए उन्होंने पहले गडरिये को बुलाया। गडरिया आया। सच सच बता, बादशाह ने कहा, कल तुमने जो मेमना भेजा था क्या उसे कुत्ते के दूध पर पाला था? हजूर, गडरिया गिड़गिड़ाने लगा, अगर मेरी जान बख्शो तो मैं बताऊंगा। हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, सच सच बता, बादशाह ने कहा। गडरिया बोला, सर्दियों में मेरी भेड़ मर गई थी। मुझे मेमने पर तरस आया और मैंने उसे कुत्ते के उसी ने मेमने को दूध पिलाकर बड़ा किया। कल मैंने आपको वही मेमना भेजा था क्योंकि दूसरा मेरे पास नहीं था। आपके नौकरों ने पहले ही मेरी सभी भेड़ों को चुरा लिया था। इसके बाद बादशाह ने माली को बुलाने का हुक्म दिया। सच्चा सच बताओ, बादशाह ने उससे कहा, क्या मुरब्बे में आदमी का खून मिलाया गया था? हुजूर, माली बोला, एक ऐसा किस्सा हुआ था कि अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। ठीक है, बताओ, हम तुम्हारे पर रहम करते हैं, बादशाह ने कहा। फिर माली बोला, पिछले गर्मियों में कोई हर रोज मेरे बाग से अच्छे अंगूर चुराने लगा।
मैं वहां छिपकर पहरा देने लगा। एक दिन मैंने देखा कि कोई आ रहा है। मैंने चोर के सिर पर जोर से लाठी मारी। इसके बाद मैंने अंगूर की बेल के नीचे एक टोकरा रखा और उसकी लाश उसमें दबा दी। अगले साल बेल बहुत फैल गई और इतनी अच्छी फसल हुई कि अंगूर ज्यादा और पत्ते कम दिखाई देते थे, लेकिन अंगूरों का स्वाद कुछ अजीब था। इसी कारण मैंने आपको ताज़ा अंगूर न भेजकर उनका मुरब्बा बनाकर भेजा। जहां तक रोटियों का सवाल था, उन्हें खुद बादशाह ने थाल में सजाया था। पता चला कि बादशाह का पिता बावर्ची था। बादशाह बहादुरों के कमरे में आया और सलाम करके बोला, आप लोगों ने जो कुछ एक दूसरे से कहा वह सब सच है और इसीलिए आप मुझे और भी ज्यादा अच्छे लगे। मेरी आपसे एक विनती है मेरे बहादुर मेहमानों, इसे सुन लीजिए। बोलो। तांगूच बहादुर बोला, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटा कोई नहीं है। आप यहीं रहिए। मैं अपनी 3 बेटियों का विवाह आपके साथ कर दूंगा। मैं शादी का जश्न मनाऊंगा और शहर के सभी लोगों को बुलाकर 40 दिनों तक उन्हें खाना खिलाऊंगा। बात तो आपकी बहुत अच्छी है, तांगूच बहादुर ने जवाब दिया, लेकिन हम आपकी बेटियों से शादी कैसे कर सकते हैं, जबकि न तो हम किसी बादशाह के बेटे हैं और न ही हमारे पिता अमीर हैं। आपने सारी दौलत हुकूमत करके जमा की है और हमने मेहनत करके जीना सीखा है। बादशाह ने जिद की, आखिर आपके पिता किस बात में मेरे से कम हैं? असल में तो वे मेरे से ज्यादा अमीर हैं। इस समय उनके पास लड़कियों के पिता हैं, जिनके सामने बड़े बड़े देशों के बादशाह रो चुके हैं। आप मुझे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि आप मेरी बेटियों को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लें। भाई सहमत हो गए। बादशाह ने दावत दी। 40 दिनों तक दावतें होती रहीं और इसके बाद नए ब्याहे बहादुर शाह के महल में रहने लगे। बादशाह को सबसे प्यारा जवाई केंजा बहादुर था, इसलिए वह हमेशा उसके पास आया करता था। एक दिन बादशाह छांव में आराम कर रहा था। अचानक नहर से एक जहरीला सांप निकल आया और बादशाह की ओर झुकने लगा। वह उसे डंसने वाला ही था कि उसी समय केंजा बहादुर वहां दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी म्यान से तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर दिए और एक तरफ फेंक दिए। अजय केंजा बहादुर अपनी तलवार म्यान में डाल नहीं सका था कि बादशाह की आंख खुल गई। उसके दिल में शक पैदा हो गया। इससे इस बात से संतोष नहीं है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया है। बादशाह ने सोचा, यह सब इसके लिए बहुत नहीं है। लगता है इसका इरादा मुझे मारकर खुद बादशाह बनना है। बादशाह ने वजीर को जाकर सारा किस्सा सुना दिया। वजीर ने बहुत दिनों से अपने दिल में इन बहादुरों के प्रति दुश्मनी वाली भावना रखी हुई थी और ऐसे मौके की तलाश में था। वह बादशाह के कान भरने लगा। आपने मेरे साथ सलाह किए बिना अपनी प्यारी बेटियों का विवाह ऐसे नथु खैरों से कर दिया है और अब आपका प्यारा दामाद आपकी हत्या करना चाहता है। आप सावधान रहिए, नहीं तो वह चालाकी से किसी भी तरह आपकी हत्या कर देगा। बादशाह ने वजीर की बात पर विश्वास कर लिया और हुक्म दिया, केंजा बहादुर को जेल में भेज दिया जाए। केंजा बहादुर को कैद कर लिया गया। केंजा बहादुर की पत्नी छोटी शहजादी उदास रहने लगी। वह दिन रात रोती रहती। उसकी गुलाबी गालों का रंग उड़ गया। एक बार उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर अपने पति को आजाद करने की विनती की तो बादशाह ने केंजा बहादुर को जेल से लाने का हुक्म दिया। तू कितना गद्दार निकला, बादशाह ने कहा। तू क्यों मेरा कत्ल करने की कोशिश की? इसके उत्तर में केंजा बहादुर ने बादशाह को तोते की कहानी सुनाई।